नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं मेरे भाई आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टीयर 2 का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें 50 मार्क्स का क्या आने वाला है, ट्रांसलेशन आने वाला है। तो आज हम इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, उनके कुछ आसान तरीके ट्रिक्स पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज की ही क्लास में फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ टास्क दूंगा। आज जो है मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर लिया है। तो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका ये, जिसमें एज इट इज क्वेश्चंस को पूछा गया है। मतलब ये वही पैराग्राफ है जो पहले आईबी में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इसे आपको एक आसान भाषा में बदलने का हमारी क्या अप्रोच हो सकती है उस पर हम बात करने वाले हैं। कुछ मैं आपको कराऊंगा, कुछ मैं आपको टास्क कल के लिए दूंगा। ठीक है, बाकी मैं आपसे बात करूं तो हम एक दिन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और नेक्स्ट डे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन को सीखेंगे। तो आज है थर्सडे, तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें। कल होगा फ्राइडे, तो कल हम सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो करें मेरे भाई अपना सेशन शुरू। आप लोगों को साथ के साथ कोशिश करनी है कि हम इसे किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर ग्रामर रूल नहीं सिखाने आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीके बताने आया हूँ, आसान तरीके, क्योंकि आप लोग टीयर 1 क्लियर करके आए हैं। इतनी इंग्लिश आपको आती है, इतने कमजोर स्टूडेंट आप नहीं हो कि मैं आपको यहाँ पर ग्रामर रूल सिखाने लगूँ। कुछ आसान तरीके हमारे हो सकते हैं। और दूसरी बात, आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, सॉरी उसमें गलत बता दिया था। पहले पैटर्न वही था, पैटर्न चेंज हो गया है। 50 नंबर का ट्रांसलेशन आना है, 25 नंबर इंग्लिश का, 25 हिंदी का, और 17 पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं आपको पूरा कंप्लीटली करेक्ट करोगे तभी आप पास होगे। आपको पास होना है, पास होने लायक मैं आपकी गारंटी लेता हूं। मैं जितनी भी 10 क्लासेस के करीब कराऊंगा उनमें मेरी गारंटी है, अगर आपने उन सबको कर लिया आप क्वालिफाई कर लोगे। आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, और मीनिंग आपको एक से ज्यादा पता होनी चाहिए, जिससे कि हम उन शब्दों का इस्तेमाल कर सके जो ना थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्टफुल लगे। जैसे पहला है कोर। कोर के 3-4 मीनिंग होते हैं, मूल, मुख्य, मुख्य, इस तरीके से कई शब्द होने वाले हैं। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, भाई मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं हिंदी में मेरे से स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं। तो कोर वैल्यूज, वैल्यूज मतलब होते हैं हमारे मूल्य। ऑफ के, आ कंट्री मतलब एक, अब देखो कंट्री आप देश भी बोल सकते हो और कंट्री आप राष्ट्र भी बोल सकते हो। अब आप बताओ, देश बोलना ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है या राष्ट्र बोलना ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है? आप बोलोगे जी राष्ट्र बोलना ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है। आर मतलब है या होते हैं। द डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब कि विशिष्ट, विशिष्ट पहचान। ऑफ के, आ मतलब एक, राष्ट्रीय मतलब नेशन मतलब राष्ट्र। अब आपने एज इट इज इनकी हिंदी लिख ली है ना, हिंदी लिख ली। तो आप जैसे आपने चुनाव किया कि देश से ज्यादा अच्छा राष्ट्र बोलने में इंपैक्टफुल लग रहा है, प्रभावशाली है। आपको मैं बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी मतलब बहुत कमजोर आपकी इंग्लिश है, फिर भी आप पास हो जाओगे इस तरीके से। आपने देखा और मतलब आपने मुख्य लिखा, मुख्य, मुख्य मूल्य के एक राष्ट्र होते हैं, आर मतलब है होते हैं, चलो आपने है ही लिखा, तो आप यहीं से सीख जाओगे। विशिष्ट पहचान के राष्ट्र, अब आपको इसे एक लाइन में बदलना है। तो आप बोलोगे कि एक राष्ट्र के विशिष्ट पहचान उसके मुख्य मूल्य होते हैं। अब आप इन्हें लाइन बना ली। भाई इन शब्दों को मिलाकर आपको एक लाइन बनानी है कि एक राष्ट्र की विशिष्ट पहचान, आपने एक लाइन बनाई, एक राष्ट्र की विशिष्ट पहचान। अब आप बात कर रहे हो उसी राष्ट्र की, उस राष्ट्र के मुख्य मूल्य होते हैं। और
आर फॉर्मुलेटेड, और निर्माण होता है। फॉर्मुलेट मतलब निर्माण करना, विकसित होना, निर्माण होना, है ना, निर्माण, निर्माणित होते हैं ओवर इट्स लार्ज पीरियड ऑफ हिस्ट्री। लार्ज पीरियड ऑफ हिस्ट्री मतलब एक दीर्घ अंतराल, इतिहास के दीर्घ अंतराल में। आप बोलोगे हिस्ट्री मतलब इतिहास, इतिहास, लार्ज पीरियड मतलब दीर्घ अंतराल, दीर्घ अंतराल। अब यहां से आप एक लाइन बना लोगे कि भाई एक राष्ट्र की विशिष्ट पहचान उस राष्ट्र के मुख्य मूल्य होते हैं, और यहां पर आपको क्या लगाना है, होते हैं, आगे वाक्य और भी है तो आप यहां पर पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। और अन्य, आर फॉर्मुलेटेड, और निर्माणित होते हैं या निर्मित होते हैं एक दीर्घ अंतराल, इतिहास के दीर्घ अंतराल में। अब यहां से आपने सुना तो अब इस लाइन को आप और अच्छा इंपैक्टफुल बना सकते हो। तो अब आप इस लाइन को कैसे इंपैक्टफुल बनाओगे? अब आप इस लाइन को ऐसे इंपैक्टफुल बनाओगे क्योंकि आपने फुल स्टॉप जो लिखा है ना, वहां तक हमारा एक पूर्ण सेंटेंस होता है। कंप्लीट सेंटेंस यहां तक है, तो मैंने इसको ब्रेक कर करके एक लाइन बनाने की कोशिश की। अब हम इसकी एक पूर्ण लाइन बनाएंगे जो काफी अच्छी लगेगी। अब इसकी एक लाइन बनती है, एक राष्ट्र के मुख्य मूल्य उस राष्ट्र की विशिष्ट पहचान होते हैं और ये, भाई कौन, वो मूल्य ही, एक ये इतिहास के दीर्घ अंतराल में निर्मित होते हैं। समझे मेरी बात को, कि आपने पहले वर्ड को एज इट इज हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर आपने उसे एक सही वाक्य में अच्छे से लिख दिया। आप समझ जाओगे कि भाई इसका ये मीनिंग है। ठीक है, यहां तक हमारा हो चुका है। दीज आर ऑल्सो इम्पैक्टेड, ये प्रभावित भी होते हैं, ये प्रभावित भी होते हैं बाई, के द्वारा, इट्स मतलब उसके, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब आप बोलोगे जी भूगोल, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एंड और पॉलिटिकल मतलब आप बोलोगे, पॉलिटिकल क्या हो जाएगा उसकी, राजनीतिक, राजनीतिक, कंडीशन मतलब परिस्थिति, परिस्थिति यो। अब आप बोलो क्या ये प्रभावित भी होते हैं के द्वारा भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से? ये बना मेरा। अब आप इसे अपनी भाषा में, मतलब एक अच्छा सा सेंटेंस कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको, ये ये हाँ जी, ये कौन कौन से, भूगोल मतलब भौगोलिक, भौगोलिक कॉमा सामाजिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, राजनीतिक परिस्थितियों द्वारा भी प्रभावित होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बोला पहले हम उस पूरी लाइन को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, हिंदी में लिखेंगे, और फिर उसको बाद में हम एक वाक्य बनाएंगे, है ना? तो ये सबसे, मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है।
इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने का। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको ग्रामर रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ग्रामर रूल्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी के ग्रामर रूल आपको आते हैं। अगर आपने उसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो आप हिंदी की व्याकरण लगा के अपने आप उसे फिट कर दोगे। ठीक है, चलो अब यहां तक हमारा हो चुका है। फॉर इंडिया मतलब भारत के लिए, भारत के लिए। इट्स कोर वैल्यूज, इसके इसके कोर मुख्य मूल्य। आर शेप, निर्मित है, शेप होना किसी चीज को निर्माण लेना, आर शेप निर्मित होते हैं, होते हैं बाई हर के द्वारा 500 ईयर्स। पांच, अब देखो पांच को ऐसे मत लिख देना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो ऐसे ही लिखना, 5000 सालों ऑफ मतलब कि सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। अब क्या आप इसे हिंदी में एक लाइन में नहीं लिख सकते कि भारत के लिए इसके मुख्य मूल निर्मित होते हैं, निर्मित, निर्मित ऐसे लिख लेना, ये काट देना, होते हैं के द्वारा 5000 सालों की सभ्यता। आप इसको लिखेंगे भारत के लिए इसके मुख्य मूल्य 5000 सालों की। अब आप इसे ऐसे लिख दोगे, 5000 सालों की सभ्यता से निर्मित होते हैं, निर्मित हुए हैं, आर फॉर्मुलेटेड, ये निर्मित हुए हैं। तो आपने क्या किया, पहले वर्ड को एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर आपने हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका एक सही आकार मतलब बेस्ट वे क्या हो सकता है उस तरीके से आपने उसका सेंटेंस लिख दिया। ये तरीका कैसा है आप मुझे बताएंगे? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा दिस हेरिटेज ऑफ इंडिया। दिस मतलब यह ऊपर लिखता हूं, यह हेरिटेज होता है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हेरिटेज मतलब सांस्कृतिक विरासत, ऑफ इंडिया मतलब भारत की, हैज बीन सेव्ड निर्मित हुई है, निर्मित हो रही है, निर्मित हो रही है बाई सेंचुरीज, सदियों से, सदियों से। अब सेंचुरीज तो आपको पता होगा सदियां होती हैं, है ना। ऑफ अडेप्टेशन, अडेप्टेशन होता है अनुकूलन, अनुकूलन, कॉमा एसिमिलेशन होता है आत्मसात, आत्मसात, एंड रिक्रिएशन होता है पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। अब आप इसको क्या एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते हो कि यह सांस्कृतिक विरासत, भारत की यह सांस्कृतिक विरासत? भाई आप इसे लिख सकते हो ना, भारत की यह सांस्कृतिक विरासत, भारत की यह सांस्कृतिक विरासत। कैसे बोलोगे? सदियों के, सदियों के अनुकूलन, आत्मसात। अनुकूलन मतलब आप चीजों को इजीली अडेप्ट कर रहे हो, उन्हें मतलब अपने उनमें ढल जा रहे हो, आप फ्लेक्सिबल हो, चेंज कर पा रहे हो। आत्मसात करना मतलब उसको आपने कंप्लीटली अपना लिया है। आ, और पुनर्निर्माण, हाँ, से क्या हो रही है,
निर्मित हो रही है, निर्मित हो रही है। हैज बीन मतलब कोई एक्शन आज भी कंटिन्यू है, चलता आ रहा है। तो सेंटेंस बना हमारा, हिंदी में बना, भारत की यह सांस्कृतिक विरासत सदियों के अनुकूलन, आत्मसात और पुनर्निर्माण से निर्मित हो रही है। तो आपका एक बड़ा ही इंपैक्टफुल वाक्य यहां पर बन जाता है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको न तो ग्रामर रूल से लगाने हैं, न बहुत ज्यादा चिंतित होना है, और आप बहुत आसानी से अपने आप को क्वालिफाई कर ले जाओगे। ठीक है। सी हैज प्रिजर्व्ड, उसने, प्रिजर्व मतलब संरक्षित किया है, किया है, एब्जॉर्ब्ड अपनाया है, एंड एसिमिलेट मतलब आत्मसात किया है, आत्मसात किया है। एलिमेंट्स मतलब तत्व, फ्रॉम मतलब से, डिफरेंट कल्चर्स मतलब कि विभिन्न सभ्यता। अब आप इसे हिंदी में नहीं लिख सकते। इसने, इसने विभिन्न सभ्यताओं के तत्व से, उसे आप लिखोगे सी मतलब किसने, हमारी मदरलैंड की बात हो रही है। इसने, भाई आप उसने को तो इसने में बदल दोगे ना, किसकी बात हो रही है, हमारे इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, मतलब किसी देश की बात हो रही है। इसने क्या किया है, कोई एक्शन किया है, क्या किया है मेरे भाई, कहां से, विभिन्न सभ्यताओं के तत्व से, विभिन्न सभ्यताओं के तत्वों से क्या किया है, तत्वों से अपनाया है, अपनाया है, भाई अपनाया है, कॉमा अ, आत्मसात, भाई ऐसे बोलोगे, संरक्षित, संरक्षित किया है, अपनाया है, आत्मसात, ऐसे लिख देते हैं हम, आत्मसात किया, फिर आप बोल दोगे अपनाया है। चलो यहां ना हम लाइन को कुछ दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसने विभिन्न सभ्यताओं के तत्वों से, के तत्वों को, नहीं, हाँ, तत्वों को, तत्वों को, विभिन्न सभ्यताओं के तत्वों को आत्मसात किया है, अपनाया है और उन्हें संरक्षित किया है। आत्मसात किया है, अपनाया है और संरक्षित किया है, संरक्षित किया है। विभिन्न सभ्यताओं के, भाई अलग अलग हमने क्या किया है, क्या है भाई, जो भी देश है, देखो इंडिया ने क्या किया है, अलग अलग सभ्यताओं से अलग अलग बातों को लिया है, उन्हें अपनाया है, उन्हें संरक्षित भी किया है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ, अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर कंट्रीब्यूशन का मतलब है योगदान, ऑफ अदर सिविलाइजेशंस मतलब कि अन्य सभ्यताओं का योगदान टू इंडिया, भारतीय, इंडियन लाइफ है, जीवन में, और एंड मतलब और, भारतीय जीवन में, और भाई देखो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सिविलाइजेशन, अन्य सभ्यताओं का योगदान, किसमें, टू इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में, एंड और, कल्चर मतलब सभ्यता में, ऑल्सो मतलब भी, क्रिएटेड, क्रिएट किया है मतलब कि क्रिएट किया है किसी चीज को उसने,
अब भाई सेव्ड मतलब निर्मित किया, क्रिएट मतलब बनाया, निर्मित करना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना, निर्माणित किया, निर्मित किया है, या निर्माण लिख सकते हो, निर्माण किया है। इन इंडियंस, भारतीयों में द आइडिया, आइडिया मतलब विचार, दैट की द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो द होल वर्ल्ड मतलब पूरा संसार, इज है एक परिवार। अब आप इसको पूरी लाइन में कैसे लिखोगे? अन्य सभ्यताओं का योगदान क्या है? उन्होंने भारतीय जीवन में, देखो भारतीय जीवन में और कल्चर में, अब आप इसे ऐसे लिखोगे, भारतीय जीवन और सभ्यता में अन्य सभ्यताओं का योगदान, अन्य सभ्यताओं का योगदान, क्या योगदान है? योगदान है कि इन्होंने भारतीय में को एक विचार दिया है। क्या विचार दिया है? कि पूर्ण संसारिक परिवार है, ये विचार दिया है। पूर्ण या पूरा लिखो, पूर्ण थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। पूर्ण संसार एक परिवार होने का विचार दिया है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर एग्जैक्टली इसका यही मीनिंग है। एक बात को हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, तो गलत नहीं है बिल्कुल भी। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर है? अब हम यहां से देख लिया है। अब वसुधैव कुटुंबकम, ये तो सेम ही है। वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, भाई यही तो हमारा कल्चर है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार हमारा परिवार है। कोर वैल्यू ऑफ अ नेशन आर, कोर वैल्यू मतलब मुख्य, वैल्यू मतलब मुख्य, वैल्यू मतलब अभी तो मैंने आपको बताया, मुख्य मूल्य, ऑफ अ नेशन मतलब एक राष्ट्र के, आर ऑल्सो सेट ऑफ, आर मतलब है, ऑल्सो मतलब भी, सेट ऑफ मतलब एक, आप बोलोगे सेट ऑफ मतलब ग्रुप है, सेट ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ है, आप इसे हिंदी में बोलोगे संकलन, संकलन बोल दोगे। सेट ऑफ बिलीफ मतलब, सेट ऑफ बिलीफ, बिलीफ होता है आपका अरे यार ये हमारा बिलीफ है, सेट ऑफ बिलीफ मतलब हमारे जो मतलब यहाँ विश्वास का सेंस नहीं जाएगा, सभ्यता मतलब हमारे जो एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आपको बताना, हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारे रीति रिवाज है उन्हें हम और किस रूप में बोल सकते हैं? सेट ऑफ बिलीफ मतलब कि हमारे जो परंपराओं, परंपराओं का। अब ऐसे शब्द आपको ढूंढने होंगे। अब देखो मैं भी भूला हूं क्योंकि हम बिलीफ और ये सब चीज नॉर्मल यूज करते हैं। ऐसे शब्दों का चयन आपको करना होगा। परंपराओं का समूह, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकारा गया है, स्वीकारा गया है, बाई के द्वारा, मोस्ट ऑफ इट्स पीपल अधिकांश लोगों द्वारा, लोगों के, एंड और आर्टिकुलेट मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना, विचारित करना, उच्चारित करना, और व्याख्यित किया गया है, गया है। इट्स इंटेलिजेंट, इसके, इंटेलिजेंसिया मतलब आपका बुद्धिजीवी, जीवी, एंड और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, राजनैतिक
और रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब हो जाएगा हमारे, क्या है भाई, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, प्रतिनिधि। यो, अब आपने इतना समझा कि जो मुख्य मूल्य है एक राष्ट्र के है, परंपराओं का समूह स्वीकारा गया है अधिकांश लोगों के द्वारा और व्याख्यात किया गया बुद्धिजीवी और राजनीतिक प्रतिनिधियों के। तो आप बोलोगे हाँ, आ, रा- एक राष्ट्र के बी हैं के हैं, एक राष्ट्र के मुख्य मूल्य, एक राष्ट्र के मुख्य मूल्य आ, परंपराओं का समूह जो स्वीकारा, जो अधिकांश लोगों के द्वारा, जो अधिकांश लोगों, उस राष्ट्र के, जो उस राष्ट्र के अधि अधि अधिकांश लोगों द्वारा अपनाया गया है, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकारा गया है, स्वीकारे गए हैं, और इसके द्वारा उसके बुद्धिजीवी और राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा, उसके उसके बुद्धिजीवी और राजनैतिक, राजनीतिक होता है, नीतिक प्रतिनिधियों द्वारा एक्सप्लेन किए गए, व्याख्यात व्याख्यात किए गए हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी सी बड़ी लाइन वाले सेंटेंस को आसान तरीके से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो। ये वो तरीका है जिससे आप, अब देखो यहां कोई ग्रामर रूल्स तो मैं आपको सिखा नहीं रहा, यहां मैं आपको तरीके बता के प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मैंने भी आप ये आज पहली बार आपको एक्सप्लेन किया इस तरीके से, धीरे धीरे मेरे भी स्किल इसमें और अच्छे होंगे, आप प्रैक्टिस करोगे आपके स्किल्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वो तरीका है जो मुझे, जैसे मैं अगर मैं आपकी जगह होता, मेरा एग्जाम होता, तो मैं इस तरीके से इनको ट्रांसलेट करता, और मुझे इतना भरोसा है, मैं आपको भी ये भरोसा दिलाता हूं, इस तरीके से ट्रांसलेट करने पर आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चाहे हिंदी से इंग्लिश, चाहे इंग्लिश से हिंदी, 50 में से 50 आपको नहीं लाने हैं, आपको 17 जो अभी बताया जा रहा है 20 प्लस आपको स्कोर करना है। इस तरीके से एक्सप्लेन करने पर आप 100% 20 प्लस स्कोर कर लोगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब देखो मैंने आपको इतना करा दिया है, मैंने आपको 5 स्लाइड 4 स्लाइड कराई हैं, 1 2 3, 3 स्लाइड कराई हैं। अब मैं आपको 3 स्लाइड खुद से आपको करने के लिए देता हूं, ये 4 स्लाइड, क्योंकि पहले दिन मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की, समझाई, तो स्पीड हमारी बहुत कम रही। अब मैं चूंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए हमारी स्पीड कम रही है। अगर हम इस स्पीड से भी चलते तो भी हम 1 घंटे में हिंदी और इंग्लिश दोनों कर लेंगे, आधे घंटे में आपको हिंदी करनी है, आधे घंटे में इंग्लिश करनी है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका HW है, स्लाइड नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। जरूरी नहीं आपके वर्ड चयन सेम वही हो जो मेरे हो, जरूरी नहीं आपका बात को बोलने का तरीका सेम वही हो जो मेरा हो। तो इसमें आपको ऐसे नहीं मानना है कि सर अगर आप इसको गूगल से ट्रांसलेट करोगे गूगल ट्रांसलेशन कुछ और दिखा रहा है, कि सर इसका गूगल ट्रांसलेशन तो कुछ और है, आप तो कुछ गलत पढ़ा रहे हो। तो ऐसा नहीं है ना। मैंने कोशिश की है थोड़े से आसान शब्द हो और ऐसे हो जो आप आसानी से सीख सको, ठीक है। तो अभी हम आपको, मैं देता हूं आपको भाई कितने क्वेश्चन का HW, एक ये स्लाइड हुई, एक ये स्लाइड हुई, एक हमारी ये स्लाइड रहने वाली है, और एक हमारी ये स्लाइड रहने वाली है।
4 स्लाइड का जो हमारा इसका HW है वो मैं आपसे मंडे डिस्कस करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे अब आपसे प्रैक्टिस करानी है। अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे और मंडे में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी कि सर हम यहां कमियां कर रहे थे या यहां थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको तरीका अच्छा लगा होगा। यहां मैंने आपसे एक तरीका डिस्कस किया है, उम्मीद आपको तरीका अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मुलाकात आपसे अब कल होगी इसी टाइम। कल हम डिस्कस कर रहे होंगे हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन। तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।